एपिसेंटर दिल्ली जो बन गया है, इससे चिंता की बात है क्या? चलिए आपके सवाल का जवाब देते हैं। एपिसेंटर पर धरती के नीचे हलचल होती है, वो मुख्य केंद्र होता है और धरती की प्लेट्स आपस में टकराती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिन्हें बोलते हैं, और इन प्लेट्स की टक्कर से कंपन होती है, ट्रेमर्स फील किए जाते हैं। जहां एपिसेंटर होता है, कहा जा रहा है जहां मेन केंद्र होता है, वहां कंपन सबसे ज्यादा होती है और यही वजह कि ट्रेमर्स सबसे ज्यादा एपिसेंटर पर फील किए जाते हैं। और जैसे जैसे इलाका दूरी बढ़ती जाती है, वो ट्रेमर्स थोड़े हल्के होते जाते हैं, कंपन थोड़ी हल्की हो जाती है। पहले पहाड़ी इलाके एपिसेंटर हुआ करते थे एक दौर में, लेकिन अब मैदानी इलाके एपिसेंटर बन गए हैं। और दिल्ली के आसपास क्योंकि रहायशी इलाका है, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, और ऐसे में अगर तीव्रता बढ़ती है तो ये तबाही का इंडिकेशन हो सकता है, खतरा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सवाल है। जब आप देखते हैं कि भूकंप आया तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि ये जो गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि इस बार जो भूकंप आया, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते, मैंने तो वो महसूस किया, क्योंकि वो गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ के साथ भूकंप क्यों आया, क्या वजह है? बहुत सारे सवाल इससे जुड़े आपके मन में होंगे भूकंप को लेकर। चलिए सारी जानकारी आपको जल्दी से दे रहे हैं। सवाल सबसे पहला, भूकंप के साथ तेज आवाज क्यों आई? ये आपके मन में होगा, मेरे मन में भी ये सवाल आया था। भूकंप के एपिसेंटर की गहराई कम थी, यानी दिल्ली में 5 किलोमीटर अंदर तक ही भूकंप आया था, यानी बहुत गहरा नहीं था। ऐसे में सतह तक इसको महसूस करना और ज्यादा कंपन महसूस हो रही थी। तरंगे हवा से टकराकर आवाज में बदल गई, वो कंपन तेजी से बढ़ गई, दूरी कम थी एपिसेंटर से और ऐसे में असर इसका आया। सवाल नंबर 2, भूकंप की तीव्रता कम, झटके तेज, क्योंकि 4 रिएक्टर स्केल पैमाने पर बताया जा रहा है, तो 4 रिएक्टर स्केल पर इतनी क्यों महसूस हुई आपको तीव्रता? ऊंची इमारतें ऐसे में हिलने से झटके और तेज हो गए, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऐसे में झटके तेज हुए। इसके अलावा दिल्ली की नरम मिट्टी भी एक वजह है, और ऐसे में जो कंपन हो रही थी वो ऊपर तक जा रही थी। तीसरा सवाल क्या है कि दिल्ली एपिसेंटर आखिर क्यों बना? क्योंकि अभी तक तो पहाड़ी इलाकों में कहा जाता था भूकंप आता है, ये ज़मीनी इलाकों में, मैदानी इलाकों में क्यों हो रहा है? दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र जो कहा जाता है सिस्मिक जोन्स होते हैं, उसमें सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी ये पहले से ही वो इलाका है जहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। यहाँ पर भूकंप के झटके आते रहते हैं, ऐसा पहले ही साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने कहा है। सवाल नंबर 4, क्या आफ्टर शॉक आ सकता है? देखिए आज तो भूकंप आ गया, तो क्या इसके बाद हमें और ट्रेमर्स अगले कुछ दिनों में महसूस हो सकते हैं? क्योंकि ऐसा होता है, भूकंप आता है, उसके बाद कुछ ट्रेमर्स आते हैं, आफ्टर शॉक्स आते हैं। लेकिन जानकारी ये है, जवाब इसका ये है कि दिल्ली का भूकंप मध्यम दर्जे का था, 4 रिएक्टर स्केल पैमाने पर नापा गया है। ऐसे में आफ्टर शॉक की उम्मीद कम जाहिर की जा रही, संभावना कम लग रही है। तो ये वो सवाल हैं जो आपके मन में कहीं ना कहीं होंगे, और इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश की कि कितना खतरा है, और दिल्ली में जिस पैमाने पर यह भूकंप आया, जितना महसूस हुआ, क्योंकि आया तो 4 रिएक्टर स्केल पर था, लेकिन महसूस 6, 6.5 के करीब हो रहा था। ऐसा क्यों है, हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। सुनिए वो क्या जवाब दे रहे हैं। आज का जो झटका सुबह में जो आया है वो जमीन के नीचे की गहराई काफ़ी कम थी, 5 किलोमीटर हुआ है, और उसका जो है ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड 4 रहा है, लेकिन ये बहुत सैलो होने से लोगों को झटका महसूस हुआ है। और सुबह का टाइम था तो समझ सकते हैं, सुबह में लोग काम एंड क्वाइट होते हैं, थोड़ा भी बड़े ऊंचाई वाले बिल्डिंग पर होंगे तो उनको ज़्यादा झटका फील हुआ होगा, नीचे वाले को कम फील हुआ होगा। तो ये जो झटका हुआ है दिल्ली के आपका जो झील पार्क और आपका जो धौला कुआं के एरिया में, यहाँ पर पहले भी अर्थक्वेक हुआ है। ये कोई नया जोन नहीं है जहाँ पर अर्थक्वेक पहली बार हो रहा है। मैंने बताया कि आपको 1993 से लेकर अभी तक दिया जाए तो करीब करीब माइक्रो से लेकर मॉडरेट अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड 3 से लेकर 4.6 तक मैक्सिमम अर्थक्वेक हुए हैं, जो 2007 में नवंबर में 4.6 था। लेकिन ये अर्थक्वेक की गहराई जो है अलग अलग होती है, तो जितना गहरा होगा उसकी जो है शेकिंग झटका कम फील होगी, क्योंकि सेस्मिक एनर्जी जो होता है वो ज़मीन के नीचे भी अपने से भी डेसिपेट हो जाता है, उसका क्षय होता है, उसकी जो है स्कैटरिंग हो जाती है, तो लोग कम झटका करते हैं। ये जो 5 किलोमीटर था बहुत सैलो, इसलिए सुबह के समय में लोगों ने झटका काफ़ी महसूस किया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तीव्रता पर कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार तो हमने ये देखा कि 4 रिएक्टर स्केल पैमाने पर नापा गया है तीव्रता को, लेकिन अगर तीव्रता बढ़ती है, कम होती है तो क्या होता है, ज्यादा होती है तो क्या होता है? दोनों का जवाब अब आपको देने जा रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। चलिए सबसे पहले समझिए कि अगर 0 से 1.9 सिस्मोग्राफ से ही इसका पता चलता है कि ये अगर आया है तो इतना इफेक्ट इसका नहीं होता है, रिएक्टर स्केल पर 0 से 1.9 अगर हो। आगे बढ़े, अगर बात करें 2 से 2.9 तक का अगर ये पैमाना नापा जाता है तो हल्की कंपन महसूस होती है। इसके अलावा 3 से 3.9 अगर हो तो कोई ट्रक नज़दीक से गुजरे, यानी कोई बहुत हवा का झोंका आ रहा है, हल्का सा महसूस होता है। वहीं जैसे जैसे पैमाना बढ़ता है, अब आपको बता रहे हैं 4 से
4.9 अगर हो जाता है, 4.9 अगर हो जाता है, तो दीवार पर टंगी फ्रेम गिर सकती है, यानी थोड़ी कंपन घर में होगी, आपको महसूस होगा। 5 से अगर 5.9 होता है तो फर्नीचर जैसा भारी सामान भी हिल सकता है, यानी हलचल तेज हो सकती है। और अगर 6 से 6.9 होता है तो इमारतों की नींव तक दरक सकती है। समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे पैमाना बढ़ेगा, खतरा, नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा। वहीं ऊपरी मंजिल को भी नुकसान पहुंच सकता है। इमारतों की नींव तो दरक ही सकती है, ऊपरी मंजिल को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन 7 से अगर 7.9 हो जाता है तो इमारत गिर जाएगी, जमीन के अंदर पाइप फट जाएगी, इतना नुकसान, इतनी तबाही मचेगी। और 8 से 8.9 अगर होता है तो इमारत के साथ साथ बड़े पुल भी धराशायी हो जाएंगे, यानी ये ऐसी तबाही मचाएगा जो हमारी सोच से परे होगा। 9 या उससे ऊपर अगर आता है तो भयंकर तबाही होती है और सुनामी आ जाती है। सुनामी आई भी है, आपको याद होगा इंडोनेशिया में कैसी तस्वीरें आई थी। तो ये अगर भूकंप तबाही मचाने पे आए तो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। आपको हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, जरा तस्वीर दिखाएंगे आपको, क्योंकि कई तस्वीरें अलग अलग देशों से ऐसी सामने आई हैं जहां लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई, लोगों की हालत खराब हो गई और लोग घंटों मलबे में दबे रहे। उनको बचाने के लिए बाकायदा टीमें लगानी पड़ी। ये देखिए नेपाल में भूकंप से कैसे तबाही मची हुई, देख रहे हैं आप? पूरा घर धराशायी हो चुका है, बिल्कुल मिट्टी में तब्दील हो गई हैं वो इमारतें जहां कभी लोग रहा करते थे, कहीं जहां पर उनका घर हुआ करता था। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए तुर्की की तस्वीर दिखा रहे हैं आप। तुर्की में क्या हालात हैं देखिए, लोग अपनों को खोज रहे हैं, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि ऐसी तबाही मची थी। बहुत ज्यादा पैमाने पर यहाँ पर रिएक्टर स्केल पर नापा गया था, बहुत भयंकर भूकंप आया था। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। इंडोनेशिया में भी सुनामी आ गई थी, उस तरह के हालात बने थे। तो ये स्थिति बनी थी जब बाहर विदेशों में ज्यादा खतरनाक हिसाब से भूकंप आया था। लेकिन अब आप समझिए दुनिया में कहां कहां भूकंप से हड़कंप मचा है, आपको बताने जा रहे हैं। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, समझिए। 1934 में बिहार में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया, तब धरती पूरी हिल गई थी और करीब 30,000 लोग मरे थे इस घटना में। वहीं 1960 में चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा पैमाने पर यह आया था और करीब 6,000 लोगों की मौत हो गई थी उस दौरान। वहीं 2004 में इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया और उसने भारी तबाही मचाई। सुनामी 2004 में आई और उसमें करीब 2.5 लाख लोगों की मौत, 2.5 लाख। आप सोचिए 2015 में नेपाल में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया और उसने भी भारी तबाही मचाई थी। 2015 में करीब 9,000 लोग दब गए थे और उनकी मौत हो गई थी। 2023 में, अभी 2 साल पहले ही, तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था और उस दौरान करीब 50,000 लोगों की मौत तुर्की में हुई थी। तो तबाही की तस्वीरें भूकंप के चलते सामने आती रही हैं और इतना नुकसान होता रहा है। लेकिन